नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त मुद्दा का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर व्यापम घोटाले से जुड़ी। बता दें, मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पत्रकार अक्षय की मौत के बाद विवादास्पद बयान देकर सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन उनके तेवर फिर भी नरम नहीं पड़े हैं। दिल्ली में जब एक महिला पत्रकार ने उनसे उनके बयान को लेकर सवाल पूछा तो कैलाश विजयवर्गीय ने महिला पत्रकार को कड़े तेवर दिखाते हुए धीमे बोलने की नसीहत दे डाली। सुनवाते हैं आपको क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने जब महिला पत्रकार ने उनसे सवाल किया। पत्रकार ने आपसे पूछा था, ये दिस इज बीन कॉट ऑन कैमरा, द क्वेश्चन वाज स्पेसिफिकली ऑन अक्षय सिंह, टू व्हिच यू सेड कि कोई पत्रकार के मुझसे बड़ा हो सकता है। आप देख लीजिए उसको अच्छे से। देख के ही कह रहे हैं सर। आप इस प्रकार धीरे बोलिए जरा, इस प्रकार से व्यवहार मत करिए कि मैं कोई अपराधी हूँ। आप देख लीजिए उसको अच्छे से। देख के ही कह रहे हैं सर। आप इस प्रकार धीरे बोलिए जरा, इस प्रकार से व्यवहार मत करिए कि मैं कोई अपराधी हूँ। आप देख लीजिए उसको अच्छे से। देख के ही कह रहे हैं सर। आप इस प्रकार धीरे बोलिए जरा, इस प्रकार से व्यवहार मत करिए कि मैं कोई अपराधी हूँ। अब आपको बताते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बयान दिया था पत्रकार को लेकर जब उनसे सवाल किया गया था। हालांकि अभी भी तेवर नर्म उनके नहीं बढ़े। जब महिला पत्रकार ने पूछा तो आप देख सकते हैं किस तरह के तेवर थे, लेकिन इससे पहले क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये एक इत्तेफाक में कह सकता हूँ इसको, क्योंकि इसमें अपराधियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। लगभग 1500 से 2000 के आसपास लोग इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दोषी पाए गए। उनमें से कोई 25-30 लोगों की डेथ जरूर हुई है, पर ये इत्तेफाक है। और ये भी हो सकता है कुछ डिप्रेशन में कुछ लोगों ने सुसाइड किया है। तो एक ये मैं इत्तेफाक ही मानता हूँ। इस पर सरकार के ऊपर या किसी जांच एजेंसी के ऊपर उंगली उठाना उचित नहीं होगा। इत्तेफाक बताया था शुरू में, सबसे पहले जब उनसे इसकी प्रतिक्रिया ली गई थी, लेकिन ये कहते हुए भी खेद जताया कि उन्होंने बयान किसी और संदर्भ में दिया था और अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वो खेद जताते हैं। पत्रकार की मौत हो गई। क्या आज इसमें बात करें आप? पीछे आईडी आज आपने मंत्रिमंडल पत्रकार छोड़ दे यार, हमसे बड़ा पत्रकार है क्या? सर, मंत्रिमंडल का इस्तीफा। सर, एक पत्रकार की मौत हो गई। क्या आज इसमें बात करें आप? पीछे आईडी आज आपने मंत्रिमंडल पत्रकार छोड़ दे यार, हमसे बड़ा पत्रकार है क्या? सर, मंत्रिमंडल का इस्तीफा। सर, एक पत्रकार की मौत हो गई। क्या आज इसमें बात करें आप? पीछे आईडी आज आपने मंत्रिमंडल पत्रकार छोड़ दे यार, हमसे बड़ा पत्रकार है क्या? सर, मंत्रिमंडल का इस्तीफा। सर, एक पत्रकार की मौत हो गई। क्या आज इसमें बात करें आप? पीछे आईडी आज आपने मंत्रिमंडल पत्रकार छोड़ दे यार, हमसे बड़ा पत्रकार है क्या? सर, मंत्रिमंडल का इस्तीफा। सर, एक पत्रकार की मौत हो गई। क्या आज इसमें बात करें आप? पीछे आईडी आज तो ये वो बयान है जो कैलाश विजयवर्गीय ने दिए हैं। पहले कहा दिल का दौरा पड़ने से हो सकती, साधारण मौत हो सकती, व्यापम से नहीं देखना चाहिए। पत्रकारों ने जब ये सवाल किया कि एक पत्रकार की मौत है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पत्रकार छोड़िए, मेरे से बड़ा कोई पत्रकार हो सकता है। लेकिन इस पर भी जब उनसे पूछा गया तो क्या कहा उन्होंने, वो भी सुनिए जरा। आज कुछ चैनल पर मेरे विवादास्पद बयान स्वर्गीय अक्षय जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनकी मौत पर दिखाया जा रहा है। यह मेरा अधिकृत बयान नहीं है। यह एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश राजपूत से मैं मजाक कर रहा था और मैंने उनसे कहा कि तुम पत्रकार बन गए तो क्या हमसे बड़े हो गए। उसको किसी ने शूट करके और इस संदर्भ से जोड़कर दिखाने की कोशिश की है। मेरा मन बहुत दुखी है। दुखी है मन मेरा। और ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही तो जरूर, लेकिन अब से कुछ ही क्षण पहले जब महिला पत्रकार ने फिर से उनसे यही सवाल पूछा तो किस तरह के तेवर थे वो भी आपने देखे। बहरहाल इस खबर पर रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं। आज का मुद्दा, अब की बारी रायशुमारी। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए? क्या दिल्ली मौजूदा स्वरूप में अधूरी है? क्या दिल्ली की तरक्की के मकसद से इसे पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है या फिर ये महज एक राजनीति है? क्या फायदा होगा दिल्ली को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है? ये सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर जनमत संग्रह कराने की तैयारी की है। इन तमाम सवालों के जवाब हम अगले 1 घंटे में तलाशेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए जनमत संग्रह की संभावनाएं तलाशने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी पहली ही मुलाकात में अरविंद केजरीवाल ने ये मुद्दा उठाया था। साथ ही वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी इस पर बात कर चुके हैं। अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है।
लोकतंत्र में रेफरेंडम होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। और दिल्ली में फुल स्टेटहुड का मामला इतना बड़ा मामला है जहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सब अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि फुल स्टेटहुड लाएंगे, फुल स्टेटहुड लाएंगे। आज सरकार बन गई है, क्यों नहीं सारे दल एक होकर कह देते हैं कि हम दिल्ली को फुल स्टेटहुड दे देंगे। केजरीवाल सरकार की दलील है कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने से दिल्ली में लोगों का काम नहीं हो पा रहा। एक से ज्यादा सत्ता के केंद्र और भ्रष्टाचार की वजह से दिल्ली में लोगों को काम कराने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में जनमत संग्रह में दिल्ली की जनता तय कर ले कि उसे क्या चाहिए। दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर भी केजरीवाल ने जनमत संग्रह कराए जाने की घोषणा की थी और उसके बाद दावा किया था कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार भी बनाई मगर 49 दिन में ही इस्तीफा दे दिया। बहरहाल अब केजरीवाल सरकार का दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए जनमत संग्रह का आइडिया बीजेपी और कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस ने तो इसे खतरनाक योजना करार दिया। दिल्ली के रेफरेंडम से कोई संविधान में परिवर्तन नहीं हो सकता। और दूसरा, रेफरेंडम का आइडिया दिल्ली में दे करके क्या ये देश के अंदर अलगाववादी ताकतों को मदद नहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो यह आइडिया ना केवल बहुत खतरनाक आइडिया है बल्कि गैर संवैधानिक है और साथ ही साथ में ये राष्ट्र के हितों के खिलाफ है। 21 विधायकों को पद दे रहे थे तब रेफरेंडम लिया था क्या? 27 विधायक अपने लोगों को उन्होंने पद दिए थे और बंगला गढ़ी तब रेफरेंडम लिया था क्या? आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं और इतनी आसानी से बात कर रहे हैं। आप समझिए, आप इतने सीरियस अगर हैं तो आप विधानसभा में प्रस्ताव भेजते, केंद्र उससे पे चर्चा कर सकता था। बता दें कि इतने सालों में राज्य और केंद्र में बीजेपी और कांग्रेस की अलग अलग सरकारें रहीं, मगर आज तक किसी ने इस मुद्दे पर जनमत संग्रह की बात नहीं की। ऐसे में जानकारों का मानना है कि जनमत संग्रह का दांव खेलकर केजरीवाल लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि केजरीवाल जनमत संग्रह कराकर रिपोर्ट केंद्र को भेजकर गेंद उसके पाले में डाल देंगे। हो सकता है कि इसके बाद अधिकारों को लेकर दिल्ली और केंद्र के बीच की लड़ाई अब पूर्ण राज्य के दर्जे पर आकर टिक जाए। विवाद और आम आदमी पार्टी की सरकार का साथ शुरुआत से ही है, जब से ये सरकार बनी है, और जनमत संग्रह की मांग इस विवाद में ताज़ा कड़ी है। अंजाम चाहे जो भी हो इस मांग का, लेकिन इतना तय जरूर है कि इस मांग के उठते ही विवाद के एक नई शुरुआत हो गई है, जिसका अंत फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7। तो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जनमत संग्रह पर संग्राम अब शुरू हो गया। ऐसे में तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर जनमत संग्रह जायज है या फिर नहीं? क्या जनमत संग्रह कराने के पीछे केजरीवाल सरकार का राजनीतिक मकसद है? सवाल ये भी कि क्या वाकई पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से दिल्ली को फायदा होगा और क्या मौजूदा हालात में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है या फिर नहीं? एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद दिल्ली में दो अलग अलग सरकारों का टकराव नहीं होगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि आज हम मुद्दा में उठाएंगे और जानेंगे इसका जवाब भी। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करा देती हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा, दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एस.के. शर्मा जी हमारे साथ हैं, दिल्ली के बीजेपी विधायक ओ.पी. शर्मा हमारे साथ हैं, साथ ही साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता आशीष खेतान, और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद। आशीष, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। बहुत सारी सरकारें रही दिल्ली में और कई बार क्लैशेस हुए, हमने देखा दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में क्लैशेस होते हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया कि जनमत संग्रह की जरूरत पड़ी हो। आपसे सवाल यही है कि क्या जरूरत है जनमत संग्रह की? आशीष खेतान के पास जाएंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोशिश करेंगे उनसे जानने की भी, लेकिन फिलहाल इस जनमत संग्रह को लेकर विपक्ष के तेवर कड़े नजर आ रहे हैं और आज अजय माकन ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि जनमत संग्रह असंवैधानिक है, राष्ट्र हितों के पूरी तरह से खिलाफ है। आलोक जी, पहला सवाल आपसे, किस तरीके से आप कह सकते हैं कि राष्ट्र हितों के खिलाफ है? अगर वो जनता की राय लेना चाहते तो इसमें गलत है क्या कुछ? देखिए, जनता की राय लेने के बहुत से मुद्दे हैं। जिस तरह का मुद्दा आप उठा रहे हैं कि क्या किसी तरह का संवैधानिक परिवर्तन आ जाए जनता की राय से, मैं समझता हूं कि वो पूरी तरह से गलत है। और माननीय माखन साहब ने बहुत क्लियर किया है कि इनके ही एक साथी ने पहले, जो अब आज उनके साथ नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी रेफरेंडम की बात की थी और वहाँ पर अलगाववादियों ने और पाकिस्तान ने जिस तरह से, और तमाम जो हमारे विरोधी देश रहे हैं जियोपॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने किस तरह से हाथों हाथ उस बयान को लिया था। एक एंगल वो है कि कहीं ना कहीं अलगाववादी ताकतें, नॉर्थ ईस्ट है, जम्मू कश्मीर है, बाकी जगह भी आवाज़ उठ सकती है, तो क्या इस तरह की चीज़
पब्लिक डोमेन में लाई जाए, पहला सवाल है। दूसरा, क्या वो असंवैधानिक नहीं है? किस तरह से आप करेंगे रेफरेंडम? आज तक हिंदुस्तान में क्या 2 ये बार संवैधानिक है? यानी मैं इसका जवाब आपसे लेना चाहूंगी एसके शर्मा जी। ये बताएं, अगर जनमत संग्रह कराया जाता है, हम संविधान के हिसाब से अगर देखते हैं, सही है? संविधान में रेफरेंडम नाम की कोई चीज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो करने जा रहे हैं जनमत संग्रह, आप ये करने जा रहे हैं कि भारत की राजधानी क्या किसी राज्य में होनी चाहिए? और अगर इस पॉइंट पे जनमत संग्रह होना है तो वो फिर पूरे देश में क्यों नहीं हो? राजधानी पर तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का बराबर का हक है। बिल्कुल। राजधानी पर तो 125 करोड़ लोगों का हक है, ना कि ये 1.25 करोड़ लोगों का जिसके रेफरेंडम की ये बात कर रहे हैं। तो रेफरेंडम होगा पूरे देश में, वो तय करेंगे कि क्या भारत की राजधानी किसी देश में होनी चाहिए, किसी राज्य में होनी चाहिए। दूसरी बात ये, दुनिया का एक भी फेडरल कंट्री का ये नाम गिना दें जिसका अपनी राजधानी पर 100% टोटल कंट्रोल ना हो, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी आउटसाइड अथॉरिटी। कोई भी दुनिया का एक देश गिना दें तो मैं समझूंगा जो ये कहें वो ठीक है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर, चाहे वो अमेरिका हो जाए चाहे लंदन हो। अभी जो 3 फेडरल कंट्री हैं बड़े दुनिया के, वो है यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तीनों जगह अपनी अपनी राजधानियां हैं, लेकिन लॉज यूनियन के वहां पर इफेक्टिव होते हैं। तो दिल्ली में 2 सरकारें पहली बात तो हो ही नहीं सकती। सरकार नाम इनको गलत दे दिया गया है क्योंकि संविधान में दूसरा शब्द नहीं था, नहीं तो इसका नाम दिल्ली प्रशासन ही होता। क्योंकि संविधान में नाम नहीं था तो प्राइम मिनिस्टर दे दिया, नहीं तो हो सकता है इनका नाम एडवाइजर ही होता। तो मेरा ये कहना है कि ये जो रेफरेंडम और इस तरह की बात कर रहे हैं, भारत की राजधानी का डिसीजन आपने लेना है उस इशू के ऊपर जो संविधान सभा निर्णय दे चुकी है। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंबेडकर साहब प्रेसिडेंट थे, वो निर्णय दे चुकी है जी। इसके बाद जितनी कमीशन कमेटियां बैठी हैं, जिन्होंने स्टडी की है टाइम टू टाइम, चाहे वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हो, बालाकृष्णन कमेटी हो, सब ने ये शब्द इस्तेमाल किए। बालाकृष्णन कमेटी ने तो जो शब्द इस्तेमाल किए वो ये था कि इट वुड नॉट विन द नेशनल इंटरेस्ट टू ग्रांट स्टेटहुड टू दिल्ली। और वो सब इस स्टेटहुड के खिलाफ थे, क्योंकि भारत की राजधानी किसी स्टेट में नहीं हो सकती। एक स्टेट थोड़ा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट सबको कंट्रोल करेगा। यानी ये जायज नहीं है। हमारा जो पहला सवाल हम कर रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना क्या जायज है या नहीं, संवैधानिक नजरिए से अगर देखा जाए तो जायज नहीं है। ओपी शर्मा जी, क्या मंशा आपको इसके पीछे लगती है? इसकी गवर्नेंस से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जो रोज सुबह उठ के जो नया शगुफा छोड़ने की एक आदत बन गई है आम पार्टी सरकार की, ये उसी कड़ी में एक और वो है। अभी जैसा कि शर्मा जी कह रहे थे, यदि इनको इसके अंदर भरोसा नहीं है तो 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास कराएं, संविधान में बदलाव कराएं और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा जो देने की बात कर रहे हैं, एक पैरेलल गवर्नमेंट जो दिल्ली में खड़ी करने की बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों से अराजकतावादी जो अपने आप को ये बार बार कहकर गर्व महसूस करते हैं, तो उसी समर्थन में किया गया यह एक शगुफा है। ठीक है, आपको शगुफा लग रहा है। आशीष खेतान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आप जरा समझा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष पूरी तरह से आरोप लगा रहा है कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र के साथ टकराव की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनमत संग्रह कराने के पीछे आपकी पार्टी की सोच क्या है? आज हम लोग चाहते हैं, आम आदमी पार्टी चाहती है और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि सारा ध्यान, देश की सारी राजनीति, देश की सारी नीतियां सिर्फ मुद्दों को केंद्र बिंदु बनाकर ही हो। राजनीति अगर मुद्दों को केंद्र बिंदु बनाकर होगी तभी राजनीति से देश का भला होगा, जनता का भला होगा। हम केंद्र बिंदु किसको बनाना चाहते हैं? ये पॉलिटिक्स हमारे लिए नहीं है। आम आदमी पार्टी रहे ना रहे वो बहुत बड़ी बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में आज सबको पीने का पानी मिले, दिल्ली में आज सबको रियायती दरों पे बिजली मिले, दिल्ली में सबके बच्चे आज सरकारी स्कूलों में जाए तो दिल्ली में आज सरकारी अस्पतालों में जब आम आदमी अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की, अपने परिवार का इलाज कराने जाए तो उसको दवाइयां मिले, उसको वैसा ही इलाज मिले जैसे प्राइवेट अस्पतालों में होता है। दिल्ली में आम आदमी जब 1 रुपए एलपीजी को टैक्स देता है, कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम चल रहा है। आशीष जी, जनमत संग्रह का इन चीजों से लेना देना नहीं है। आपके सरकार है, मंत्री हैं, आपके 67 विधायक है, वो करा सकते हैं। जनमत संग्रह में क्या आप ये करा रहे हैं कि अच्छी शिक्षा, जितनी भी एजेंसियां दिल्ली में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए कि नहीं? क्या ये जनमत संग्रह है? सर आप चिल्लाइए मत, मेरी बात करें। एक मिनट, वो अपनी बात रख लें, फिर मैं आपसे सारी बातें पारदर्शी, सब सारी एजेंसियां दिल्ली में पारदर्शी तरीके से और ईमानदारी से काम करने लगेंगी तो दिल्ली का जनता का भला हो जाएगा। जो 70 साल में नहीं हो पाया वो दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, हम जनमत संग्रह से ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। आखिर कोई भी लोकतंत्र में जनता की आवाज से किसी को घबराना नहीं चाहिए। अगर जनमत संग्रह से दिल्ली की जनता अपना मत प्रकट कर सकती है तो वो मत
केंद्र में बैठी सरकार भी सुन ले, ठीक है, मोदी जी भी सुन ले, लेकिन बीजेपी भी आशीष सुन ले, खेतान, कांग्रेस भी सुन ले। और ये याद रहे सबको हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बार बार दिल्ली की जनता से वादा किया कि अगर वो सरकार में आएंगे तो पूर्ण राज्य का दर्जा, ये एक सियासी मुद्दा बनके एक तरीके से रह गया। आलोक जी, ये भी गलत नहीं है। सरकारें, आप लोग भी जब चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, आप भी यही इसको एक सियासी मुद्दा बना के जरूर बुनाते हैं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, जबकि सीधे तौर पर यहाँ पर हमारे साथ एसके शर्मा जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि संवैधानिक तौर पर ये पॉसिबल नहीं है। अब आप अपनी बात रखिए। नवजोत जी, मैं 2-3 विषय सामने आए हैं, मैं लेना चाहूंगा। सबसे पहला, आशीष जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने भी ऐसा किया कि हम लोगों ने हमेशा इसको मैनिफेस्टो में रखा। कांग्रेस ने भी एक चुनाव के अंदर मैनिफेस्टो में रखा, लेकिन हमने मैनिफेस्टो में कभी जनमत संग्रह नहीं रखा। हमने हमेशा रखा कि जो भी सरकार आएगी वो केंद्र सरकार पूर्ण राज्य की बात, हाँ, पूर्ण राज्य की बात, बिल्कुल हम पूर्ण राज्य की बात हमने भी की है एक बार एक मैनिफेस्टो में, लेकिन हमने जनमत संग्रह के माध्यम से नहीं की है। हमने किसी ने भी, ना बीजेपी ना कांग्रेस, कभी भी ये नहीं कहा कि जनमत संग्रह कराएंगे हम। कल को जनमत संग्रह आम आदमी पार्टी कराएगी कि दिल्ली हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा कि नहीं, ये भी जनता से पूछ लेते हैं। मैं समझता हूं असंवैधानिक तरीके नहीं अपनाने चाहिए। उनको अगर पूर्ण राज्य का दर्जा लेना है, अपने मैनिफेस्टो को पूरा करना है, अपने मंत्रिमंडल से अभी तक प्रस्ताव पास करते, केंद्र सरकार के पास जाते। केंद्र सरकार यानी पार्लियामेंट हिंदुस्तान की 2 बार जनमत संग्रह हुआ है। एक बार सिक्किम में मोनार्की को हटाने के लिए 1975 में इंदिरा गांधी जी ने पूरी तरह से उसको वहां से राजशाही को हटाने के लिए, और वहां के भी 97% लोगों ने उसके पक्ष में मत दिया था और उसको हटाया गया था। गोवा महाराष्ट्र के साथ रहेगा या यूनियन टेरिटरी रहेगी, वहां पर भी जनमत संग्रह हुआ था, लेकिन वो भी 16 दिसंबर 1966 को पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया था, दोनों अपर और लोअर हाउसेज ने। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपका आज स्टेटमेंट आ रहा है, ड्राफ्ट ए लॉ एंड क्रिएट ए मशीनरी फॉर रेफरेंडम। आप क्या कराना चाहते हैं? मुझे लग रहा है आशीष जी अब डिबेट छोड़कर भाग गए होंगे, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर थे, लेकिन अब आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज आप किसी तरह से भी, आप जो काम जिससे भी केंद्र के साथ टकराव हो, पार्लियामेंट के साथ टकराव हो, अराजकता पैदा हो, लोगों का ध्यान भटके, आप केवल वो कदम उठाना चाहते हैं जो संविधान में है। आप उस रास्ते से चलिए। संविधान के तहत नहीं चल रही आरोप आप पर लग रहा है, आप संविधान के तहत चलिए। देखिए, लोकतंत्र में और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज, लोगों की राय, लोगों की जरूरतें वो सर्वोपरि है। पीपल्स विल इज सॉवरेन। लेकिन उसी के लिए संविधान बना है कि कैसे वो जरूरतें पूरी होंगी। टीवी चैनल पे भाषण देने से नहीं होगा, लोगों को गुमराह करने से नहीं होगा। उसी के लिए संविधान बना है, डॉक्यूमेंट है, बुक है। आप उसी के अनुसार तो आगे चलेंगे। IBN 7 पे दांत फाड़ के थोड़ी ना काम चलेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा थोड़ी ना मिलेगा। जवाब ले लेते हैं आशीष से। आशीष, तो देखिए, जनमत संग्रह से होता क्या है? जनमत संग्रह से जनता की राय, जनता क्या चाहती है, जनता की ख्वाहिश क्या है, ये आपको पता चलता है। उसके बाद बिल्कुल बात ठीक है, आलोक जी जो कह रहे हैं, जो हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक है कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना है तो उसके लिए वाकई भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वही होगी देश में, क्योंकि इस समय उनके पास बहुमत है। कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी नहीं और बीजेपी के पास लोकसभा की सरकार, 2/3 मेजॉरिटी से हिंदुस्तान की सरकार है। उनको अपनी बात रखनी चाहिए। लोकतंत्र जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जो संवैधानिक तरीका है, उसी से ही मिलेगा। बिल्कुल बात ठीक है। आज हमारे आम आदमी पार्टी के लोकसभा में सिर्फ 4 MP हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी तब तक जब तक जितने भी जनमत संग्रह हो जाए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन कम से कम जो लोग जिन्होंने अपने कान बंद कर रखे हैं, आंखें बंद कर रखी है, देश में उनको लगाववादी ताकतें चाहती क्या है। ठीक है, दिल्ली की जनता की राय आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है आशीष, राय मशवरा कर लेते हैं जी, उनकी राय ले लेते हैं। ओपी शर्मा जी, देश में संवैधानिक तौर पर, लेकिन ये सही नहीं है। मैं केवल नवजोत जी एक चीज कहना चाहता हूं, मैं अपने घर की छत पर खड़ा हो जाऊं। नवजोत जी, केवल एक वाक्य कहूंगा कि मैं अपने घर की छत पर खड़ा हो जाऊं कि मेरे घर के तमाम मेंबर जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से मैं बाहर मेरा घर हो, या मैं दिल्ली का नहीं, मेरा घर हरियाणा का काउंट हो, तो क्या पॉसिबल होगा? अरे भाई, रेफरेंडम दिल्ली सरकार की पावर नहीं है। रेफरेंडम मुद्दों पर होगा, आपका पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या दिल्ली की जनता अगर रेफरेंडम पास कर देती है तो उसका कोई रिजल्ट होगा? क्या उसकी वैधानिकता होगी? अगर जिस चीज की वैधानिकता ना रेफरेंडम कराने में है और ना रेफरेंडम के बाद है, तो आप क्यों करा रहे हैं? केवल राजनीतिक हित के लिए। ओपी शर्मा, आज देश में अलगाववादी ताकतें और पाकिस्तान, उनके स्पोक पर्सन आम पार्टी बनी हुई है। आप केवल अराजकता, लोगों का ध्यान गवर्नेंस से हटाना, रोज एक नया ड्रामा और तमाशा करना, जो काम इस देश का एक एक बच्चा जानता है कि 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में होगा।
ये जो खाप पंचायत वाली नाटक और नौटंकी कर रहे हैं जो आप मीडिया में आने के लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अराजकता का एक नया नमूना आप पेश कर रहे हैं। मधुसूदन जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आशीष, आपके पास आऊंगी इसका जवाब लेने के लिए। एक न्यूट्रल वॉइस, मधुसूदन जी ये बताएं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि केजरीवाल ने कहा कि जनमत संग्रह कराया जाएगा, पूर्ण राज्य दिल्ली को मिले या नहीं, दर्जा मिले नहीं, संवैधानिक तौर पर पॉसिबल नहीं है, क्यों इस तरह की बातें कही जा रही हैं फिर? देखिए, दोनों जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाती रही हैं, ये नारा देती रही हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वही बात अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए अगर ये पार्टियां कह सकती हैं, तो अगर अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो इसमें क्या गलती है? पहली बात। दूसरी बात कि जनता की राय लेना ये अपने आप में कोई संविधान विरोधी चीज नहीं है, क्योंकि जो कॉनोटेशन है, इसकी जो स्वर हैं वो जाते हैं इसलिए कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की बात होती रही है, भारत ने कटिबद्धता प्रकट की थी, इसलिए उससे जोड़ लिया जाता है। लेकिन अगर जनता से राय जानना चाह के एक दबाव बनाना चाहते हैं केजरीवाल, तो इसमें मैं समझता हूं कुछ भी अनुचित नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो है इसका दारोमदार किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस के पास है। उनकी तो 4 सीटें हैं। अब वहां तो आप पास नहीं होने दोगे। आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुद प्रस्ताव मदन लाल खुराना ने की सरकार ने पास किया था और नहीं हुआ था कुछ भी। इसके बाद शीला दीक्षित ने भी कोशिश की, नहीं हुआ। ये भी कोशिश करके देख ले, नहीं होगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता, ये भी बात सही है। लेकिन इनको सबको ये कहना कि ये सारा कुछ गलत है, ये मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। भारतीय संविधान में ये सबको इजाजत है कि वो जनता की राय जाने, और जनता की राय जानने के बाद जनता के सामने रख दें, लोगों के सामने रख दें। उसको करना है या नहीं करना है, ये तो संसद को तय करना है। मैं इसी पर एसके शर्मा जी, आप क्योंकि संवैधानिक एक्सपर्ट हैं, इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई गलत बात नहीं अगर वो जनमत संग्रह करा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूर्ण राज्य से फायदा किसको क्या होने वाला है, ये बताने में पिछले 60 सालों से ये मुद्दा चला रहा है। पूर्ण राज्य की बात सारे करते हैं, पब्लिक मूवमेंट तो बना नहीं सके, लोगों को तो जोड़ नहीं सके, पब्लिक से तो आवाज़ कभी नहीं उठी कि पूर्ण राज्य बनाओ। हाँ, नेता जरूर बोलते रहे हैं। आज मैं आपके चैनल से दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे दोनों पार्टियों के लोग यहाँ बैठे हैं और आशीष खेतान भी सुन रहे हैं, दिल्ली की जनता को पूर्ण राज्य बिल्कुल सूट नहीं करता है। ये उनके लिए जबरदस्त हानिकारक है। सूट किसको करता है? आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को, कांग्रेस को, इनके पॉलिटिकल वर्करों को, इनके एमएलए को, यानी जनता के लिए ये नुकसान होगा अगर पूर्ण राज्य एमपीज को। ये इनको इसलिए सूट करता है, आज ये इसलिए शुरू किया गया है। मैं वो भी बता दूं आपको पर्दे के पीछे, क्योंकि मैंने 1993 से मैं विधानसभा हूं, मैंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। इनको इसलिए सूट करता है कि दिल्ली पुलिस इनके अंडर आ जाएगी, एमसीडी इनके अंडर आ जाएगी, एनडीएमसी इनके अंडर आ जाएगी, डीडीए इनके अंडर आ जाएगी, और ये सारे मलाईदार महकमे हैं। ये है असली जड़। क्या आशीष खेतान, ओपी शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, ये आप तीनों के लिए ये सवाल है। आशीष, पहले मैं आपसे जवाब ले लूं। मधुसूदन जी कह रहे हैं ठीक है, कुछ गलत नहीं, अगर आप जनमत संग्रह कराना चाहते हैं तो करा लीजिए, अगर जनता हाँ में भी जवाब दे देगी तब भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस तरह की कोशिश पहले मदन लाल खुराना के समय में भी हो चुकी है। अब बड़ा सवाल ये है, एसके शर्मा जी कह रहे हैं कि इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ सियासी पार्टियों को होगा, आम लोगों को, आम जनता को नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि एमसीडी मलाईदार महकमा है, डीडीए मलाईदार महकमा है, पुलिस मलाईदार महकमा है। मलाईदार महकमा से आम आदमी ये समझता है कि यहाँ पर जनता का पैसा लूटा जाता है और नेता और अफसर अपनी जेब भरते हैं। तो अगर एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस ये जो आज केंद्र सरकार के नीचे काम कर रहे हैं और जो पिछले 70 सालों से केंद्र सरकार के नीचे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के नीचे हैं, कल कांग्रेस के नीचे थे, अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है तो क्यों ना इन्हें जनता के नीचे कर दिया जाए, क्यों ना लाभ दी जाए, एक एक पैसे का हिसाब, एक एक फैसले का हिसाब हो और जनता सीधे इनसे जवाब मांगे। जब तक ये चारों महकमे केंद्र सरकार में बैठे कुछ बाबुओं को रिपोर्ट करते रहेंगे, तब तक इसमें
पारदर्शिता नहीं आएगी, ईमानदारी नहीं आपका तर्क ये है कि आएगी। इसमें पारदर्शिता ना आए। एक मिनट लेना चाहूंगा। और मुझे अगर- सिर्फ और आशीष अगर खेतान कोई जी चोरी ये बता करेगा, दें। तो जनता उसको पनिशमेंट देगी, जनता उसको ठीक है हराएगी चुनाव में। आशीष जी लेकिन बड़े जब अदब तक से बाबू आपसे एक हैं, सवाल पूछना बाबू चाह रहा को तो हूँ। चुनाव लड़ना नहीं होता है। आशीष जी बड़े अदब से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि एक रेडी वाले को, ठेले वाले को, ऑटो वाले को, किराएदार को, रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहने वाले को, बाबू को, गृहिणी को, दुकानदार को, सफाई कर्मी को, इनको क्या फायदा होने वाला है आपके स्टेटहुड से? आप सिर्फ इतना सा जवाब बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है। इस सबसे इसका फायदा ये होगा कि रेडी पटरी वालों को जो पुलिस वाले परेशान करते हैं, कल पुलिस वाले उसको परेशान करेंगे और अपने एमएलए को, अपने मिनिस्टर को, अपने चीफ मिनिस्टर को कंप्लेंट करेगा, तो उस पुलिस वाले की खाल उतार ली जाएगी। आज डीडीए जो हजारों करोड़ आपके रुपए लिए पर नहीं बैठा है, ये हुआ पूरे है, उसे सिस्टम आने बिल्डरों जाने वालों के पास- लिए। मुझे अपनी बात सर अपनी बात कह लेने दीजिए, बीच बीच में टोकिए मत। हाँ प्लीज। डीडीए जो आज बिल्डरों का अड्डा बना हुआ है, आम आदमी के लिए आज जिसके पास 40,000 रुपए, 50,000 रुपए की भी नौकरी है महीने की, वो भी आज एक घर का सपना नहीं देख सकता है दिल्ली में। इस तरह का दिल्ली चाहते हैं आप कि जहां पर सारा बिल्डर लॉबी बैठा हुआ, वो बिल्डर लॉबी डीडीए को और बाकी लोगों को पैसे देती रहती है और आम आदमी अपने घर नहीं देख सकता। पीने के पानी के लिए सुबह से शाम तक ठीक आम है, आदमी को आशीष सोचना का पड़ता आपका है। ये कहना है कि आदमी जनता को नौकरी सीधे पे सीधे जाता है, फायदा घर होगा। से फोन आता है कि पानी घर पे नहीं ठीक आ है, रहा लेकिन एसके शर्मा जी कह रहे चलता हैं रहेगा सिर्फ दिल्ली में। पार्टियों को फायदा होगा। ठीक है आशीष, लौटूंगी आपके पास। इसका जवाब मुझे दोनों पार्टियों से लेना है, बीजेपी की तरफ से ओपी शर्मा जी और आलोक शर्मा जी हमारे साथ बैठे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन उससे पहले प्राइम टाइम शो 8 बजे का हमारा बड़ा सवाल, आज का हमारा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की साख के लिए शिवराज का इस्तीफा जरूरी है? हाँ या ना में आप हमें जवाब भेज सकते हैं। जवाब भेजने का तरीका आसान है, मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए आई बिन 7 स्पेस देकर वाई हाँ के लिए, एन ना के लिए इसे हमें 51818 पर SMS कर दीजिए। जवाब बताएंगे आपको रात 8 बजे। अब की बारी राय शुमारी। क्या वाकई दिल्ली की जनता को फायदा होगा या नहीं होगा? संविधान विशेषज्ञ एसके शर्मा कह रहे हैं इससे सिर्फ और सिर्फ सियासी पार्टियों को फायदा होगा। आशीष खेतान कह चुके हैं कि सियासी पार्टियों को फायदा नहीं, जनता को होगा। एक छोटा सा रिएक्शन आलोक जी, सिर्फ सियासी पार्टियों को फायदा होगा क्योंकि आप लोग भी हमेशा ये मुद्दा उठाते रहे, अपने मैनिफेस्टो में हर पार्टी ने इसका जिक्र किया। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल है कि हर पार्टी ने उठाया, आप हमारे ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। एक मैनिफेस्टो में हमारे यहाँ भी रहा था, कोई भी दिल्ली में सरकार आएगी, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा उसको अधिकार मिले, लेकिन संविधान के दायरे में ही तो अधिकार मिल सकते हैं। हमारी केंद्र की सरकार थी, यूपीए की सरकार, उसने निर्णय लिया कि ये व्यवहारिक नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पर लाल किला है, यहाँ पर तमाम चीजें हैं। तो फिर क्यों उसको मैनिफेस्टो में लाया जाता है जब आप लोग जानते देखिए, हैं मैं कि फिर वो कहूंगा, व्यावहारिक नहीं है? मैनिफेस्टो में भी कोई चीज लाई जाती है तो उसकी पूर्ति आप संवैधानिक दायरे में ही तो करेंगे। कांग्रेस ने भी देखा कि व्यवहारिक नहीं है, उसके बाद 2 मैनिफेस्टो में हम नहीं लाए, हमने इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन मैं 3 सवाल आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ। नहीं, मेरे को एक रिएक्शन इसी पर जरा ओपी शर्मा जी का भी लेने दीजिए। आप लोग भी लाते रहे, मदन लाल खुराना खुद चाहते थे कि पूर्ण राज्य मिल जाए। देखिए, पूर्ण राज्य लाने के लिए जिस प्रकार का प्रयास ये कर रहे हैं, ये कुत्सित प्रयास है और जो इनकी मोडस ऑपरेंडी है वो तो बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। आपकी पार्टी ने भी लाया या नहीं लाया? आप बताइए। अब वो लाए होंगे, लेकिन किस परिप्रेक्ष में लाए हैं उसके लिए तो आज ये जिस हिसाब से और ये बात आप भी जानते थे कि पॉसिबल नहीं हो सकता? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर उसको क्यों लाया गया? अब ये तो वही बता पाएंगे जो लाए थे। नहीं, लेकिन आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं उस मत से सहमत नहीं हूँ। चलिए, आप सहमत नहीं है। आशीष अपनी राय रख दीजिए, मैं आलोक जी आती हूँ उसके बाद आपके पास। देखिए, ये कहना कि दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में लाल किला है तो आगरा में ताजमहल है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है, देश के तमाम डिफेंस इंस्टॉलेशन पूरे देश में हैं, तमाम एटॉमिक इंस्टॉलेशन पूरे देश में हैं। ये कह देना कि दिल्ली में सिर्फ लाल किला है तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। देखिए, दिल्ली बाकी जो विश्व में बाकी राजधानियां हैं वैसी दिल्ली की स्थिति नहीं। दिल्ली वॉशिंगटन डीसी नहीं है कि जहां पर 50% लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हों, जहां पर एक बहुत बड़ा तबका स्लम्स में रहता हो, जहां पे बहुत बड़ा तबका जिसको आज तक आज़ादी से सीवर का कनेक्शन नहीं मिला है, जिसको आज भी पीने का पानी नहीं मिलता है, जिसके बच्चे आज भी स्कूलों में नहीं जाते हैं, जिनको आज भी दवाइयां समय से नहीं मिलती हो गया मेरे विचार से। जहां पर आज बात करें तो बेहतर रहेगा। घर पर मुझे बात करने दीजिए। नहीं, आप इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं क्या आप अपना पूरा? आप मुझे केवल 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि साहब यहाँ तो जो है बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है, 4 महीने हो गए आपकी सरकार आई, लोकपाल कहाँ है आपका? 500 एप्लीकेशन लोकपाल के पेंडिंग पड़ी हुई है। दिल्ली पर ही रहते हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, लोकपाल जन लोकपाल आप ही की बात थी। लोकायुक्त कहाँ है? क्यों नहीं आप नियुक्त करते हैं? आप केवल राजनीतिक शगुफा छोड़ते हैं जो चीजें संभव नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली सरकार को रेफरेंडम कराने की पावर है? हाँ या ना?
अगर रेफरेंडम पक्ष में हो जाता है तो क्या उस पर निर्णय ले सकती है दिल्ली सरकार? हाँ या ना में बता दीजिए। दिल्ली सरकार को रेफरेंडम पावर कराने के पावर होने चाहिए, जनता से रायशुमारी करने के पावर हर सरकार को होने चाहिए। जनता अगर चाहेगी, वो कह रहे होनी चाहिए, इनके सभी शब्दों में जो है शब्दावली में घुमाव है। जोर जोर से मत चिल्लाइए, ये बदतमीजी मत करिए। देखिए किसी बदतमीजी आप कर रहे हैं, आप मुद्दे पर नहीं रहते हैं, आप देश की जनता को गुमराह करते हैं। 67 सीटें आई हैं आपके पास, क्या वो रेफरेंडम नहीं था? बात करें, क्या आपके पास हेल्थ मिनिस्टर नहीं है? आप बार बार हेल्थ, पानी, शिक्षा, आप कहानियां सुनाए चले जा रहे हैं। आपने कितने स्कूल खोले हैं? दिल्ली में सीवर के कनेक्शन देना, आपने कितने सीवर कनेक्शन नए टेंडर हुए? अगर सीवर कनेक्शन का पानी के बिल का 5 करोड़ से ऊपर एक भी टेंडर आपकी सरकार के बाद हुआ तो आपका भाषण सुनना अच्छा लगेगा। आप बदतमीजी कर रहे हैं। सारी एजेंसियां एक आदमी को रिपोर्ट करेंगी। देखिए जब तक ये सारी एजेंसियां उन्होंने मुझे पहले कहा, कोई एक एजेंसी एमएचए को रिपोर्ट कर रही है, कोई एक एजेंसी एलजी को रिपोर्ट कर रही है, कोई एक एजेंसी केंद्र सरकार को रिपोर्ट कर रही है। एक दिल्ली का अगर संपूर्ण विकास, दिल्ली का अगर वाकई विकास करना होगा तो सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना। आशीष जी केवल ये मुझे बता दीजिए कि अगर रेफरेंडम में पॉजिटिव आ जाता है तो क्या दिल्ली सरकार के पास पावर है? मेरी बात सुन लीजिए आप केवल अपनी कहानी सुनाई चले जा रहे हैं, आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप मुझे केवल बता दीजिए क्या दिल्ली सरकार के पास कानून पास करने की ताकत है? जनता को 15 साल में संविधान से आप अलग चलते हैं, संविधान से ऊपर चलते हैं आप लोग। आप न्यायालय को कुछ नहीं मानते, संसद को कुछ नहीं मानते, आप देशद्रोह का काम करते हैं। देश को लूटा, मनमोहन सिंह ने देश को लूटा। आपके 15 एमएलए जेल जाने का देश को लूटा, आपके कानून मंत्री जेल में पड़े रहे हैं। आप हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आपके पास अब कोई नैतिकता नहीं रहेगी है कि किसी टीवी चैनल पे पास नैतिकता है। लोकायुक्त आप म्यूट कीजिए, 400 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, आपके 22 एमएलए जेल में जाने को नहीं तय करेंगे कि देश अब कैसे चलेगा। देश में लूटने वालों को रास्ता दिखा दिया है, अब लूटने वाले वापस कभी नहीं आएंगे। आपके पास कृपया मेरी बात सुनने का कष्ट करें। देश और दुनिया को छोड़ के हमारी विधानसभा में 21 लोग आपके ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं, 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनकी डिग्री जाली है। मोदी सरकार में आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। दुनिया की अगर बात करें, सरकार के कैबिनेट में आपने क्या पूरी दुनिया की बात करनी है? दिल्ली विधानसभा की बात करनी है? चलिए तय कर लीजिए, आप अपना एजेंडा तय करिए। पूरी दुनिया की बात करनी है या दिल्ली की बात करनी है? दिल्ली विधानसभा की बात करनी है? आशीष मैंने मना कर दिया, हम उस मुद्दे पर जा ही नहीं रहे, हम दिल्ली पे रह रहे हैं। आशीष मैंने मना कर दिया आलोक जी, मुझे कहना ये है को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए, नहीं इसी पर चर्चा हो रही है। डूबी हुई है आज का आपकी जो विधानसभा है उसमें 21 लोगों पे आपराधिक मुकदमे हैं। आगे सुनिए ना, और जो डिग्रियां आपके पास जाली, हम बार बार आपको ये निवेदन कर रहे हैं 70 के 70 लोगों की डिग्री की जांच कराएं। ऐसे तो रेफरेंडम क्यों नहीं ले रहे आप? ठीक है, सभी लोगों की डिग्री की जांच कराएं। आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं उनकी डिग्रियों पर रेफरेंडम उसका कराइए। तो आप कराने को तैयार नहीं। शर्मा जी से कर रही हूँ, आप सभी से गुजारिश करूंगी एक एक करके बोलिए, नहीं तो हम चर्चा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एसके शर्मा जी, अगर जनता ने किसी एक पार्टी को चुना है, फर्ज कीजिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला, ठीक है, उनकी जवाबदेही है लोगों की तरफ, उनको जवाब देना है और सही तरीके से सुशासन भी देना है। अब दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं बन सकती, इसके लिए सारे आप संविधान एक्सपर्ट हैं, आप चीजें बता रहे हैं। क्या इस तरह की बातचीत भी हो सकती है कि अलग कर दिया जाए, दिल्ली को अलग कर दिया जाए, न्यू दिल्ली को अलग, न्यू दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार के पास है दिल्ली, जो पूरी तरह से जिसको दिल्ली सरकार अपने शासन के अंतर्गत करे। पुलिस होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस का कुछ राइट्स, मैं लौट रही हूँ आशीष, उसके कुछ राइट्स जो है दिल्ली सरकार को मिले और कुछ उधर मिले। क्या इस तरह का भी कुछ फ्रेमवर्क हो सकता है? संविधान सभा में जब ये मुद्दा उठा था तो संविधान सभा ने अपने ब्याह पर एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम पट्टाभी सीतारमैया कमेटी थी। ठीक है, उस कमेटी को कहा गया कि आप बताइए क्या दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। उस कमेटी के सामने एक प्रस्ताव ये आया था कि पुरानी दिल्ली को अलग कर दिया जाए और नई दिल्ली को भारत की राजधानी के साथ लिंक कर दिया जाए और उसको वो सारे अधिकार। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके अंबेडकर साहब प्रेसिडेंट थे, उनके सामने जब ये मसला आया तो उन्होंने कहा नहीं, पुरानी दिल्ली अलग नहीं हो सकती है। उसकी एक वजह है, कोई आदमी रहता नई दिल्ली में है, उसका व्यापार पुरानी दिल्ली में है,
कोई आदमी रहता पुरानी दिल्ली में है, उसकी दुकान नई दिल्ली में है। हाँ। दूसरी बात, एक पानी और सीवर की लाइन नई दिल्ली से चलती है, यानी पुरानी ये दिल्ली में मार्किंग और डीमार्किंग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो उसने इस सुझाव को ड्राफ्टिंग कमेटी ने नकार दिया था। आशीष, मैं जिस मार्किंग और डीमार्किंग की बात कर रही हूँ, आप इस पर विचार क्यों नहीं करते? ठीक है, आपकी जवाबदेही है, इतना बड़ा मैंडेट मिला है आपको, सरकार को सुशासन भी देना है और साथ ही साथ लोगों के वायदे जो आपने किए उस पर भी आपने खरा उतरना है। क्यों नहीं इस तरीके से किया जाता? क्योंकि वहां पर तो आप जानते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा आपको। आशीष, देखिए, नहीं, बिल्कुल ये बात, पहली बात तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। दिल्ली किसी संविधान के दायरे में रहकर बात कर रही हूँ, क्योंकि एसके शर्मा जी जो समझा रहे थे। मैं संविधान के दायरे में, सुनिए, मैं नहीं, वो उनकी अपनी बात होगी। अभी आपने देखा कि पिछले 2 महीनों में कानून के तमाम बड़े जानकारों ने, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, गोपाल सुब्रमण्यम थे, राजीव धवन थे, इंदिरा जयसिंह थी, इन्होंने 800 पन्ने की, 900 पन्ने की रिपोर्ट दी कि क्यों दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और आज दिल्ली में जो हो रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। टाउन प्लानिंग क्यों केंद्र सरकार में बैठकर कोई करेगा? लॉ एंड ऑर्डर क्यों केंद्र सरकार में कोई बैठकर करेगा? एमसीडी, कूड़ा कैसे साफ होना है, कचरा कैसे साफ करना है, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे करनी है, ये केंद्र सरकार में बैठकर क्यों बाबू कोई तय करेगा? ये बात ठीक है, डिफेंस इंस्टॉलेशंस की बात है, राष्ट्रपति भवन की बात है, पार्लियामेंट की बात है। तो जैसे वॉशिंगटन डीसी है कि वो बहुत छोटा सा 15 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है, जहां पर कोई सारे एमपीज रहते हैं, सारे मिनिस्टर्स रहते हैं, वो आप जरूर एक हिस्सा अलग कर लीजिए। हाँ। आज दिल्ली में किसान भी हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, दिल्ली में किसान भी हैं पर उस पर आशीष, ठीक है, आप इस बात पर राय रख रहे हैं, एनडीएमसी एरिया को हम अलग कर देते हैं, ठीक है, वो सेंटर के पास चला जाए, लेकिन एसके शर्मा जी यही बता रहे हैं। आशीष, इसी पर जो एसके शर्मा जी ने कहा कि ये प्रस्ताव आया था, लेकिन इस पर जवाब ये आया कि लोग रहते कहाँ हैं, उनका बिजनेस कहीं और चलता है, या फिर इसमें तमाम ऐसे पेच भी हैं। आप क्या मार्किंग डीमार्किंग के जरिए नहीं इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकते? कोई मार्किंग, बिल्कुल मार्किंग डीमार्किंग, मैं तो कह तो रहा हूं कि डिफेंस इंस्टॉलेशंस, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस, जिसमें आप 10, 20, 50, 100 इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी, कॉर्डन सिक्योरिटी, पेरिफेरल सिक्योरिटी, जरूर दिल्ली पुलिस का एक ऐसा विंग बना दीजिए जो सीधे एलजी को रिपोर्ट करे, सीधे एमएचए को रिपोर्ट करे। लेकिन किसी के मोहल्ले से अगर किसी बच्ची की, छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चे रोज 8 बच्चे दिल्ली से खो जाते हैं, इनका पता नहीं चलता है, इतना क्राइम हो रहा है, सड़कों पर आम आदमी सेफ नहीं है, उसका एमएचए से क्या लेना देना, उसका किसी बाबू से क्या लेना देना? उसकी जिम्मेदारी तो सीधे मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। हाँ। और वो तभी होगी जब दिल्ली पुलिस एक चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करेगी, ना कि किसी सिलेक्टेड एलजी को। मधुसूदन जी भी मौजूद है। आलोक जी, एक रिएक्शन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि कह रहे हैं कि भाई किसी बच्ची के साथ रेप हो जाएगा, तमाम दर्द बेचकर आप लोग यहाँ तक आए हैं, लेकिन अगर कोई विदेशी मेहमान आता है एयरपोर्ट से और पुलिस वाला कहता है कि साहब हम तो राज्य सरकार का कानून मांगे या केंद्र सरकार का, नहीं, वो एरिया डिवाइड, अगर मार्किंग और डीमार्किंग, एरिया कैसे आप डिवाइड करेंगे? अगर एयरपोर्ट से कोई राज मेहमान आया है बाहर से, वो कहां तक कैसे पहुंचेगा? आप बताइए, बहुत व्यवहारिक प्रॉब्लम्स हैं। आलोक जी भी किसी भी तरह से देखिए, हंसने से काम नहीं चलेगा। आप मुद्दों को उठाते रहें, आप टीवी पर बैठकर दांत उठाते रहें। मैं समझता हूं कि आपको व्यवहारिक तरीके से संविधान के दायरे में काम करना होगा। पहले भी इस देश में 2 बार रेफरेंडम हुआ है, पार्लियामेंट ने कहा है कि रेफरेंडम कराइए, लेकिन आप अपनी तरफ से, आपके पास तो यही पावर नहीं है कि रेफरेंडम कराएं कि नहीं कराएं, आपके पास कानून नहीं है। अगर रेफरेंडम हो भी जाता है, उसकी कानूनी कोई वैधता नहीं है। मैं समझता हूं कि आप केवल समूह छोड़िए, आप दिल्ली के विकास की बात दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो दिल्ली में संकट खड़ा हो जाएगा। आशीष, आ रहे हो? दिल्ली के एयरपोर्ट पर अगर कोई विदेशी मेहमान उतरता है तो संकट खड़ा हो जाएगा। ठीक। विदेशी मेहमान देश के तमाम एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहाँ कोई संकट खड़ा नहीं बाबा, आप दिल्ली का विकास कीजिए ना, आप बेकार की बातें मत कीजिए। आप केवल ये बता दीजिए आपने जितने मुद्दे उठाए उन पर क्या काम किया है, देख लीजिए। संविधान की संघीय स्कूल खोले आपने, कितने मैनिफेस्टो का आपका पूरा पोर्शन खाली पड़ा हुआ, उसमें काम कीजिए ना। संविधान से कोई लेना देना नहीं है, एक अनार्किस्ट लोगों से इसी प्रकार की उम्मीद की जा सकती है जो इस वक्त आम पार्टी कर रही है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। मधुसूदन जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी पर मधुसूदन जी आपका रिएक्शन भी लूंगी कि अगर इस तरीके से डिवाइड करना हो तो ये ऑप्शन किस तरह से फीजिबल हो सकती है, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है या फिर नहीं? विपक्षी दल हैं, कहीं ना कहीं हमारा फर्ज बनता है कि दिल्ली की जनता को हम बताएं कि जो चीजें संभव नहीं है आप उनको पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं और उन पर कहीं ना कहीं बेचारा बन के सिंपैथी लेना चाहते हैं। इससे दिल्ली का विकास
नहीं होगा, केवल और केवल टकराव होगा। जी, एक आखिरी सवाल, हालांकि इससे एक फाइनेंशियल एंगल भी जुड़ा है, उस पर मैं जवाब जानना चाहती थी एसके शर्मा जी आपसे, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है, सिर्फ एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी वो ये कि जिस तरीके से आए दिन इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या इससे जनता का भला होगा या नहीं होगा, या सिर्फ ये शगुफों की राजनीति इस तरीके से चलती रहेगी? ये प्रश्न मेरे से है? जी बिल्कुल, एसके शर्मा जी। देखिए मैडम, आपने फाइनेंशियल एंगल की वाली बात कही। दिल्ली का टोटल बजट आज की तारीख में 42,000 करोड़ रुपए है। ये बजट केंद्र सरकार दिल्ली पर इसलिए खर्च करती है कि दिल्ली उनका मुख्यालय है और भारत की राजधानी है और उसका एक अपना स्टैंडर्ड और एक सिक्योरिटी व्यवस्था है। संक्षेप में, लेकिन अगर दिल्ली राज्य बन जाता है तो वो केंद्र सरकार ये 42,000 करोड़ रुपया देने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि फिर फार्मूला वो लगेगा जो केंद्र और राज्यों में धन के बंटवारे का फार्मूला होता है, यानी कि स्टेट का पूरा स्टेट का फार्मूला। हाँ। और जब स्टेट का फार्मूला लगेगा तो दिल्ली को अपना धन स्वयं जुटाना पड़ेगा, फाइनेंशियली वायबल बनना पड़ेगा। यानी इस पहलू पर भी जब आप एक मिनट, जब आप धन नहीं जुटा धन जुटाने के लिए आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगाने पड़ेंगे। हाँ। जब आप टैक्स लगाएंगे दिल्ली एक बहुत महंगा शहर हो जाएगा और दिल्ली के गरीब आदमी को, जो मामूली बिल्कुल झुकी झोंपड़ी, उसको फिर गोरखपुर या बलिया जाकर ही रहना पड़ेगा। दिल्ली रहना प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अब तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रायशुमारी का एक और शगुफा छोड़ा है, लेकिन विपक्ष ने सीधे तौर पर इसको सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी की अपनी दलील है इस पर मुद्दा